ठीक है, डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क दोनों जो हैं वो एक ही चीज के नाम हैं। और वर्ड न्यूरल, न्यूरल जो है वो किससे निकला हुआ है? न्यूरॉन से निकला हुआ। और न्यूरॉन क्या होते हैं? हाँ, ह्यूमन ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। तो क्या न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो क्या हम ह्यूमन ब्रेन का कोई डुप्लीकेट बना रहे हैं? हाँ, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट जो जो कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन्स का, अगर आप देखेंगे, और जो आर्किटेक्चर सोचा गया है किसका? न्यूरल नेटवर्क्स का, वो बिल्कुल उससे जो है वो मैच करता हुआ। फंक्शनलिटी की मैचिंग की बात नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ जो नेटवर्क है मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, दैट नेटवर्क्स ओनली वर्क्स ऑन नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, प्रोबेबिलिटीज की बेस पे वो आगे चलता है। बट व्हाट हैपन्स इन अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या मैसेजिंग ट्रांसफर होती है, किस तरह आपस में कांटेक्ट करते हैं, किस तरह ये सिलसिला चलता है, ठीक है, बस इतना पता है कि हाँ ये मैसेजिंग हो रही है, उसको डिकोड नहीं कर सके। बट ये जो है इसी से मुतासर होके, अगर हम यहाँ पर देखें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो जेन्युइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ये उसी तरह के अगर जो एजेस बनाए गए हैं और उनको घुमा फिरा के कनेक्ट किया जाए तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये ओरिजिनल है। डेंड्राइट्स के पास इनपुट आते हैं, न्यूरॉन में जाता है, वहाँ कुछ फैसला होता है, उस पर एक्शन होता है, और एक्सॉन होता है, देन आउटपुट निकल आते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है वो करने की कोशिश की गई है। बट इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। उसका हम ये कह सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि हम मिमिक तो कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है उससे हम वैसे ही काम आर्टिफिशियली कराना चाह रहे हैं, यानी काम को क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, काम की मिमिक्री कर रहे हैं। बट ये नहीं कह सकते कि फंक्शंस भी मिमिक हो रहे हैं। एक आर्टिफिशियल मॉडल भी जो है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज करता है, ह्यूमन भी रिकॉग्नाइज करता है। तो दोनों का काम क्या हो गया? मिमिक हो गया है, सिमिलर हो गया है। बट ह्यूमन के करने का कुछ और फिलॉसफी है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के काम करने की कुछ और फिलॉसफी है। समझ रहे हैं? तो एक यूं समझ ले कि काम एक जैसा हो गया, बल्कि शायद इंसानी ब्रेन से ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो रिजल्ट दे रहा है। और लेकिन फंक्शनैलिटी जो है, जो किस तरह काम हो रहा है, ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है? इसी न्यूरल नेटवर्क को अगर हम दूसरा नाम दें तो वी कैन से दैट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अभी हमने सिंगल परसेप्ट्रॉन की पहले बात की है कि उसमें डाटा आता है, वहीं सारा कैलकुलेशन होती है, और रिजल्ट जो है वो निकल आता है एक्टिवेशन के बाद। बट अगर परसेप्ट्रॉन्स बहुत सारे इस्तेमाल किए जाएं, बहुत सारी परसेप्ट्रॉन की लेयर्स इस्तेमाल की जाएं, प्लस इसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, और साथ साथ इसके अंदर क्या होता है भाई? बैकवर्ड प्रोपगेशन भी होता है। दिस इज द मैथमेटिकल बैकबोन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, बैकवर्ड प्रोपगेशन।
आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा, आपने बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल बनाए, बमुश्किल आप किसी मॉडल में 90 क्रॉस कर गए होंगे, 70 80 भी बहुत तीर मार दिया तो 80। तो दिस वाज द इशू विद मशीन लर्निंग मॉडल्स, खास तौर पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर। हमने जितने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए अब तक, हमने उसमें न्यूमेरिक डाटा का इस्तेमाल किया, मोस्टली हमने इनकोड कर लिया अगर हमारे पास कैटेगरिकल डाटा था, ठीक है। एंड वी कैन से कि वो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप होता था। बट कॉम्प्लेक्स डाटा की सूरत में, कॉम्प्लेक्स डाटा कैसा डाटा, लाइक इमेजेस का डाटा हो, वॉइसेस का डाटा हो, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा हो, तो वहां पर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है, लगभग 50, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो एमएल मॉडल्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। परसेप्ट्रॉन मौजूद था लेकिन वो बाइनरी पे चलता था, और रिजल्ट जो है उसके भी बहुत ज़्यादा 80s में तक जो है वो जा पाते थे। फिर हुआ क्या कि हाँ, मोहम्मद, क्या करूँ उसको, मोहम्मद हाशिर कौन है, देखो क्या बात है। तो एक वक्त ऐसा भी आया 90s में, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास एआई का एआई की जो बुनियाद रखी गई, कब रखी गई, हाँ, 1956 के अंदर रखी गई ना। और यानी पहली दफा 1956 में वर्ड एआई इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जहां पर जो है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो एक्टिवेशन फंक्शन का है। किसका, एक्टिवेशन फंक्शन जो है, जब तक ये एक्टिवेशन फंक्शन नहीं था, यानी उस वक्त तक, मतलब सोचा नहीं था किसी रिसर्चर ने, इस तक पहुंचे नहीं थे, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स थे वो इम्प्रूव नहीं थे। लेकिन जब एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ और उसको लगाया गया, एक मजे की बात यह है कि एक वक्त किताबों में लिखी ये बात, एआई की किताबें आप पढ़ें तो एक वर्ड इस्तेमाल किया था, एआई विंटर। क्या, एआई विंटर, एआई विंटर क्या है, एआई विंटर इज द पीरियड where nobody was investing in AI। ऐसा हो गया था कि अगर कोई पेपर पब्लिश भी करना चाहता और उसका टाइटल रिगार्डिंग एआई होता, तो जर्नल्स वो पेपर भी पब्लिश नहीं करते थे कि भाई ये कुछ भी नहीं हो सकता इसका। बट यू सी कि जैसे जैसे मशीन्स आने लगी, अच्छे प्रोसेसर आने लगे, और इंटरनेट का दौर दौरा शुरू हुआ 90s के बाद से, बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होना शुरू हुआ, ये जो अल्गोरिदम्स पेपर पे थे ये क्या होने लगे, पॉसिबल होने लगे कि इनको क्या कर सकें, प्रोसेस करके रिजल्ट हासिल कर सकें। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि भाई 2012-13 के बाद से जो है ये एकदम से एआई जो है हर तरफ, 12-13 नहीं, 12-13 की बात उस वक्त कर रहा हूँ जब जो डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ रिसर्चर थे उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी। और सही मानों में तो पीरियड जो था वो 2000 डेवलपर लेवल का, जब रूट लेवल पे लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया, वो 2016-17 था, 15 16 17 इस पीरियड में, ठीक है। मतलब हमें याद है, हम, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो
उस वक्त कोई भी लोग जो है ना एआई का सब्जेक्ट पढ़ते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट होता था और उसके अंदर एल्गोरिदम डिस्कस होते थे, क्विक सर्च एल्गोरिदम, फला सर्च एल्गोरिदम, 8 क्वीन एल्गोरिदम, स्टार एल्गोरिदम, शायद आपने पढ़ा हो, गुजरे हो उससे। बस ये सारी चीज होती थी। लैंग्वेज पढ़ते थे हम प्रोलॉग, प्रोलॉग के ऊपर भी नॉलेज बेस और ये वो कॉन्सेप्ट सारे वही थे जो यहाँ पर हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं थी। इवन के मतलब मैंने देखा 2015 से भी, उससे पहले भी लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर, एफवाईपीज के अंदर, इसके अंदर कहीं आप सुनते ही नहीं थे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हो। और आज जो है उसके बगैर बात ही मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना। पता समझ में नहीं आता, मुतल्ला पाकिस्तान वाला भी कह दिया किसी ने एआई का प्रोजेक्ट बना के लाना, है ना, ऐसे ही है ना। तो वो, तो ये पीरियड जो है वो आया जब हमने पढ़ना शुरू किया था 2016-17 में, जब गूगल ने टेंसर फ्लो लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की। टेंसर फ्लो, पता उस वक्त कोई ऐसी लाइब्रेरी भी मौजूद नहीं थी बेसिकली ना, वो डेवलपर लेवल पे कोई एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करे या कोई प्रोजेक्ट बनाए, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। कुछ लाइब्रेरीज थी, कैफे, थियानो, पाइटॉर्च वगैरह नहीं थी, बाद में बनी। कैफे थी, थियानो थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ये बस। लेकिन जब गूगल ने इसके ऊपर सही मानों में इन्वेस्ट किया, टेंसर फ्लो नामी लाइब्रेरी जो है वो इंट्रोड्यूस की, तो वो मुश्किल था। मतलब कोड कर रहे थे उसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा कोड जो है, क्योंकि वो बड़ी क्लोज टू मशीन जो है वो कोड लिखना पड़ता था, यानी एक लो लेवल तरह का कोड जो है वो उसके अंदर लिखना पड़ता था। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी सही मानों में, हमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि हम दो नंबर इनपुट दे के उनको ऐड करा के सम भी निकालना होता था, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था यार। ये हर चीज़ खुद करनी पड़ रही थी, सेशंस बनाने, उसके ग्राफ्स को रखना, और सारे पता पता नहीं क्या क्या करने के बाद फिर जाके जो है ना वो आउटपुट आने का, जिसमें कैसे काम होगा, सब ऊपर से ही जा रहा होगा। फिर अल्लाह भला करे, कौन आ गया? हाँ, फिर आ गया फ्रांकिस छोले, ठीक है। ये है फ्रांकिस शोले, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते होंगे इसको। अब तुम्हारा हैरी पॉटर है, हमारा तो फ्रांकिस शोले, ठीक है। इस ये उस टीम का पार्ट था, गूगल की ब्रेन टीम कहलाती थी, उस डिपार्टमेंट का नाम ही ब्रेन टीम था। 200 रिसर्चर थे उस टीम में, टेंसर फ्लो लिखा, ये उस टीम का पार्ट था। तो ज़हीन आदमी है ज़ाहिर है, तो इसने अपनी किताब में लिखा कि भाई वो जो वोकेशनल सालाना छुट्टियां आ गई तो मैं छुट्टियां चला गया। तो हम लोग छुट्टी पहले घूमने फिरने चले जाते हैं, इसलिए कि मैंने छुट्टी आ गई तो मैं कुछ काम करता हूँ। वहां से छुट्टी मिली, वो छुट्टियों में इसने लाइब्रेरी बनाई, कैरस। क्या? कैरस। और कैरस लाइब्रेरी का कोड जो लिखा इसने टेंसर फ्लो में लिखा। जब उसने वो कैरस लाइब्रेरी बनाई ना, तो काम इतना आसान कर दिया, एपीआई लेवल कर दिया कि बिल्कुल ही काम सिंपल हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके बाद से जो है वो मामला सारा जो है वो आसानी के साथ शुरू हो गया। तो फिर बाद में जो है, पहले कैरस और गूगल का टेंसर फ्लो ये दोनों अलग अलग पैरेलल चलते रहे, लेकिन कैरस को इतना ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया कि उसकी जो ग्रोथ थी वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी। और फिर पता है जो जाइंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ख़रीद लेती हैं। तो गूगल ने कैरस को जो है वो अडॉप्ट किया और टेंसर फ्लो का ही पार्ट बना दिया, ठीक है। अब जो कैरस मिलेगा आपको वो किसके अंदर मिलेगा? टेंसर फ्लो डॉट कैरस मिलेगा।
पहले हम कैरस अलग से जो है वो इंस्टॉल करते थे और इंपोर्ट कैरस से हमारा काम चलता था, तो गूगल ने ले लिया उसको। बहरहाल जाहिर है उसको ज़्यादा भी था कि वो अकेले तो नहीं संभाल सकता था, तो फिर डेवलपमेंट जो है वो ज़रा और ज़्यादा तेज़ हो गई। लेकिन रिजल्ट्स क्या हुए? अच्छा, मैं रिसर्च साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। तो रिसर्च साइड पे तो जो सबसे बड़ा बूस्ट था वो कौन सा था? वो एक्टिवेशन फंक्शन था। ठीक है। तो अच्छा, मैं जब हमने पढ़ना शुरू किया ना 2016 में, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या भला है, क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में अभी भी नहीं आता। लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं आता था कि क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि आप जाकर ना, चलो जान छोड़ी, चले नमाज पढ़ के आ जाएं जब तक ये इंटरनेट काबू में आ जाएगा। तो ज़रूर जो है उसको आप गो थ्रू करें। हाँ, खैर हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो एक्टिवेशन फंक्शन वाज द इन्वेंशन जिसने उस लिनियरिटी को जब नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट किया, तो न्यूरल नेटवर्क के रिजल्ट्स जो हैं वो 90 प्लस क्रॉस कर गए एक सिंपल सादे नेटवर्क के अंदर, नॉट फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एक सिंपल आर्किटेक्चर हो जिसमें आप ज़्यादा मेहनत ना करें, जिसको हम बेस लाइन मॉडल बोलते हैं। क्या? एक बेस लाइन मॉडल भी न्यूरल नेटवर्क का 90 क्रॉस कर जाता है। ठीक है। तो क्या करना होगा आपने? आपने अपने पास टेंसर फ्लो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास इतने सारे इन्वायरमेंट बन गए हैं कि लोकल में इंस्टॉल कर लें, कॉलैब पे भी कर लेंगे। मैं तो कॉलैब पे कराऊंगा। हाँ जी, ऑन है। थ्री पॉइंट 12। हाँ, नहीं तो एनाकोंडा से करो ना, बेस इन्वायरमेंट में करो। मैं भी बेस इन्वायरमेंट में चला रहा हूँ। असल मेरे पास भी जो है ना वो इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं कि मैं अब सुकून से बैठ के मुझे निकालना पड़ेगा।
बहुत सारे कर्नल सेट हो गए हैं। तो वो खैर मैं कोलैब पे भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो है ना बेसिकली इतने सारे ये टीएफ अलग कर्नल भी बनाया, ये भी बनाया, तो सब मिक्सअप हो गया है। इसलिए मैं दोबारा अभी एनाकोंडा में चलाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। एक बार हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रही है मैं आपसे जो है ये फ्रांकिस शॉले की किताब है, और स्पेशली उसने थियोरेटिकल नॉलेज को छोड़ के डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम किया है, नो थ्योरी इन्वॉल्व। और Sylvan, I hope you will read this book someday. हाँ, इस तस्वीर के पीछे भी बड़ी कहानियां हैं भाई। ये तस्वीर किसकी है वो आप एक्सप्लोर करिएगा। हैं? नहीं, बंदा है ये। वैसे आजकल यूरोप में बंदा भी बीवी बन सकता है ना, इसलिए। अच्छा चलो खैर, ये वाली जो बुक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। हम हर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये शायद पढ़ भी लें। व्हाट इज़ डीप लर्निंग से लेके मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, फिर टेंसर फ्लो और कैरस का इंट्रोडक्शन, यहाँ से प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल्स, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स वो आप पढ़ के आ चुके हैं। यूनिवर्सल वर्कफ्लो ऑफ मशीन लर्निंग ये आपको मालूम ही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, इन द पास्ट फ्यू इयर्स एआई हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस मीडिया हाइप। Machine learning, deep learning, and AI come up in countless articles, often outside technology-minded publications. We are promised a future of intelligent chatbots, self-driving cars, and virtual assistants. A future sometimes painted in a grim light and other times utopian. ऐसी बातें बताई जाती हैं हमसे, ऐसी बातें की जाती हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। वैसे वो फ्यूचर आ चुका है, हम देख ही रहे हैं। Where human jobs will be scarce and the most economic activity will be handled by robots or AI agents. ठीक है, यहाँ ह्यूमन जॉब्स क्या होंगी भाई? ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी और ह्यूमन जॉब्स कौन हैंडल करेंगे? एआई एजेंट्स। फॉर अ फ्यूचर और करंट प्रैक्टिशनर ऑफ एमएल इट्स इंपॉर्टेंट टू एबल टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल अमिड द नॉइस, कि आपको इस शोर में उस सिग्नल को पहचानना है। सो व्हाट यू कैन टेल वर्ल्ड चेंजिंग डेवलपमेंट फ्रॉम ओवर हाइप प्रेस रिलीज, आवर फ्यूचर इज एट स्टेक। हमारा फ्यूचर जो है वो स्टेक पर है, एंड इट्स अ फ्यूचर इन विच यू हैव एन एक्टिव रोल टू प्ले। और ये एक ऐसा फ्यूचर होगा जिसमें आपको एक अहम किरदार अदा करना है। तो आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल बी वन ऑफ दोज हु डेवलप एआई सिस्टम्स। सो लेट्स टैकल दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज डीप लर्निंग अचीव्ड सो फार?
हाउ सिग्निफिकेंट इट इज, क्या अचीव कर लिया है डीप लर्निंग ने अब तक, और कितना अहम है, कितना सिग्निफिकेंट है, उसका इम्पैक्ट है। वेयर वी हेडेड नेक्स्ट, आगे क्या होगा। शुड वी बिलीव इन द हाइप, क्या जो हाइप क्रिएट की जा रही है, क्या उस पर यकीन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, क्या शो कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग डोमेन अंडर विच मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग के डोमेन में ही कौन है, डीप लर्निंग। तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मेकिंग डीप लर्निंग मॉडल्स, यू आर अल्टीमेटली मेकिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड एआई मॉडल्स। दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि प्रीवियसली हम क्या करते थे, क्लासिकल प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या करते थे, हम कोड लिखते थे, उसमें ही रूल्स डिफाइन करते थे, एंड डेटा आता था फंक्शन के पास, फंक्शन उसके हिसाब से फिर उसका आंसर निकाल दिया करता था। ऐसे ही तरह फिर मशीन लर्निंग दौर में क्या होने लगा, हमारे पास डाटा भी होता है, उसके जवाब भी होते हैं, यानी एक्स भी होता है और वाई भी होता है, पर वो एक्स और वाई बने कैसे हैं, उन सारे एक्स ने वाई निकाला कैसे है, ये हमें मालूम नहीं होता, यानी इक्वेशन हमारे पास नहीं होती। पहले इक्वेशन होती थी, हमने एक्स की वैल्यू इनपुट डाली, वाई निकल गया, एक्स की वैल्यू इनपुट डाली, वाई निकल गया। अब मसला ये कि बीच से इक्वेशन हट गई, एक्स भी है और वाई भी है, बट वो फॉर्मूला है क्या जिससे ये नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो वो मशीन लर्निंग मॉडल है जो हमें क्या निकाल के देता है, वो रूल या वो इक्वेशन निकाल के देता है। ठीक है। अच्छा जी, लर्निंग रूल्स एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाटा। अब दिस इज द इम्पोर्टेंस कि ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं मशीन लर्निंग के अंदर। टू डिफाइन डीप लर्निंग एंड अंडरस्टैंड द difference between deep learning and other machine learning approaches, we first need some idea of what machine learning algorithms do. machine learning algorithms क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं। we just stated that machine learning discovers rule for executing data processing task। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो रूल्स डिस्कवर कर लेते हैं ताकि डेटा प्रोसेसिंग टास्क जो है वो कर सकें। गिवन एग्जांपल्स ऑफ व्हाट्स एक्सपेक्टेड, हम उनको एग्जांपल देते हैं कि भाई ये है, ये डाटा है, ये आंसर है, ये डाटा है, ये आंसर है। सो टू डू अ मशीन लर्निंग वी नीड थ्री थिंग्स। मशीन लर्निंग में हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं, आप लोग इसको बताएं। इनपुट डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हाँ, आउटपुट चाहिए होता है, यानी एक्स और वाई दोनों चाहिए होता है, और हमें अ वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब, और हमें एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन एल्गोरिथम्स करंट आउटपुट एंड इट्स, यानी ओरिजिनल वाई और प्रिडिक्टेड वाई के दरमियान क्या कर सकें, डिस्टेंस निकाल सकें। किया नहीं काम, रूट मीन स्क्वायर निकाला, वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई निकाल के हमने एक्यूरेसी निकाला, आर स्क्वायर निकाला। द मेजरमेंट इज यूज्ड एज फीडबैक सिग्नल टू एडजस्ट द वे एल्गोरिथम वर्क्स। ये जो डिफरेंस आता है, इसी को देखकर हम फैसला करते हैं कि एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम को ये फीडबैक सिग्नल जाता है कि भाई आगे क्या करना है। दिस एडजस्टमेंट स्टेप इज कॉल्ड लर्निंग, और ये जो एडजस्ट करता है अपने आप को, इसी स्टेप को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है। हमने देखा हुआ है कि हमारे पास इनपुट डाटा होता है, आउटपुट होता है, ठीक है, और वो हम एक तरीकेकार होता है कि जब हमारे आंसर आ जाएंगे तो हम मैच करेंगे दोनों आंसर्स को, उससे हमारा एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा, उससे हमारे इस मॉडल की स्ट्रेंथ पता चलेगी। और अगर वो वही आउटपुट जो है फीडबैक बनता है कि हमारा मॉडल जो है वो कैसा काम कर रहा है, फिर हम मॉडल को क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, एंड दैट ट्यूनिंग इज बेसिकली लर्निंग। लर्निंग, अच्छा,
द डीप इन डीप लर्निंग, अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो उसमें ये डीप क्या चीज है? हाँ, डीप लर्निंग इज a specific subfield of machine learning, a new take on learning representations from data। एक नया तरीका है कि डेटा से रिप्रेजेंटेशंस कैसे लर्न की जाए। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? अब हम बार बार यही वर्ड यूज करेंगे, डेटा से रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस का मतलब होता है कि डेटा के पैटर्न्स, ठीक है, डेटा के पैटर्न्स क्या है। From data that puts on emphasis learning successive layers increasingly meaningful representations। दोबारा पढ़ते हैं इस जुमले को, क्या कह रहा है अभी? A new take on learning representations, representation लर्न करने का एक नया तरीका। From data that puts emphasis on learning successive layers of increasingly meaningful representation। वो क्या करता है डीप लर्निंग के अंदर? सक्सेसिव लेयर्स जो है उस पर उसकी बेस होती है, सो दैट कि वो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस जो लर्न कर रहा है वो क्या हो जाए? इंक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन लर्न कर सके। द डीप इन द डीप लर्निंग इजंट रेफरेंस टू एनी काइंड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो डीप का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, रादर इट स्टैंड्स फॉर दिस आइडिया ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। कि हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं? लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। व्हाट वी हैव सीन हियर इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि ये हमारे पास लेयर्स हैं। अब सिंगल परसेप्ट्रॉन नहीं है, लेयर्स हैं, यानी मैनी परसेप्ट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म्स अ सिंगल लेयर एंड मैनी लेयर्स टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क। एक परसेप्ट्रॉन होता है या एक न्यूरॉन होता है, जब बहुत सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं दे फॉर्म अ लेयर, ठीक है। और जब बहुत सारी लेयर्स को मिला देते हैं तो दे फॉर्म अ नेटवर्क, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं ये कैसा नेटवर्क है? मुश्किल लग रहा है ना? बट दिस इज वेरी सिंपलेस्ट काइंड सॉर्ट ऑफ, इतना जो आपको डेंस नजर आ रहा है ये फिर भी बहुत सिंपल है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम उसके अंदर आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है। तो डीप का मतलब जो है वो कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग से बात नहीं है, बल्कि लेयर्स जितनी ज्यादा होंगी नेटवर्क उतना ज्यादा डीप कहलाएगा। लेयर्स जितनी ज्यादा होंगी नेटवर्क उतना डीप कहलाएगा। हाउ मेनी लेयर्स कंट्रीब्यूट टू अ मॉडल ऑफ द डेटा कॉल्ड डेप्थ ऑफ द मॉडल। जितनी लेयर्स हैं वो डेप्थ कहलाती है। अदर एप्रोप्रिएट नेम्स फॉर द फील्ड कुड हैव बीन, अगर इसको कोई और नाम दिया जाता तो लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। मॉडर्न डीप लर्निंग ऑफर इन्वॉल्व टेंस ऑफ इवन हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। आज के दौर में जो जैसे मॉडल बन रहे हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स जो हैं वो लग सकती हैं, टेंस टू हंड्रेड्स तक। दे ऑल आर लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपोजर टू ट्रेनिंग डेटा, और ये ऑटोमेटिकली लर्न करती हैं जब इनको डाटा दिया जाता है। Meanwhile, other approaches to machine learning tends to focus on learning only one or two layers of representation data, say taking pixel histogram and then applying classification rules, and they are sometimes called shallow learning। और जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? शैलो लर्निंग ही होते हैं, वो उतनी ज़्यादा इन डेप्थ लर्निंग नहीं होती। जैसे परसेप्ट्रॉन है, परसेप्ट्रॉन भी एक न्यूरॉन ही है ना, बट वो एक शैलो लर्निंग है। शैलो लर्निंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मजीद, कि भाई ये फीड फॉरवर्ड होगी, क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड नहीं होगी। लाइक देखो ये क्या चीज़ है भाई? ये है क्या ये? आपको फोर लग रहा है, मुझे जहाज लग रहा है उड़ता हुआ आ रहा है। हाँ, वैसे ये फोर है, ठीक है। फोर इनपुट आया, लेयर्स में से गुजरा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर इनपुट आया, लेयर में से गुजरा, कुछ रिप्रेजेंटेशन निकली, कुछ लर्न किया, कुछ लर्न के लिए आखिर में एक आउटपुट निकल आया जिसके अंदर बत्ती जल रही है, किसके ऊपर? फोर के ऊपर। ये क्या हुआ है?
ऐसे ही होता है कि भाई हम क्या करते हैं, एक कोई डाटा इनपुट करते हैं, वो डाटा इनपुट लेयर से निकल कर दरमियान की लेयर्स में जाता है, जिनको हम हिडन लेयर्स कहते हैं। हिडन इसलिए कहते हैं कि इस दरमियान में क्या हो रहा है, ब्लैक बॉक्स है। वी एक्चुअली नोट नथिंग कि भाई इनपुट देने के बाद जब आउटपुट निकला है तो दरमियान में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं चलता। तो पहली लेयर में गया तो ये 4 के अंदर से उसने लर्निंग करी। 4 की एक इमेज है, इस तस्वीर पे से उसने लर्निंग करी। अभी मैं बहुत शॉर्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि हम जब एग्जाम्पल में आएंगे तो फिर वहां डिटेल गुफ्तगू करेंगे लर्निंग कैसे होगी। फिर उसने कहा कि भाई अगली लेयर में चले जाओ, एंड दिस लेयर कुड बी ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये एक न्यूरॉन नहीं होगा, इसमें 50 न्यूरॉन भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। फिर उसने आउटपुट दिया, वो निकला यहाँ आ गया। फिर उसने लर्निंग करी और देखो हर न्यूरॉन पे क्या हो रहा होगा, सारे वेट्स जमा हो रहे होंगे, W से मिल रहा है, X से मिल रहा है, बायस लग रहा है, फिर हर एक के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा होगा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर ताकि ये बात यहीं पर क्लियर हो जाए। सी दिस, ये इमेज नजर आ रही, इनपुट आया, ये इनपुट आगे लेयर में मौजूद हर न्यूरॉन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी कनेक्ट हुआ, चारों से कनेक्ट हो गया। ये चार नहीं, आगे डॉट डॉट डलें, दीज कैन बी एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और हर एक पे वेट जनरेट हो गया। फिर दूसरा वाला जो इनपुट है x2, जो हमारी वैल्यू होगी, दूसरे कॉलम की वैल्यू होगी, वो भी जाके हर एक न्यूरॉन से क्या होगी, कनेक्ट होगी। फिर तीसरी वाली भी हर एक न्यूरॉन से जाके कनेक्ट होगी। ठीक है, अज्यूमिंग कि ये 3 हैं और ये 4 हैं, तो कितने वेट जनरेट हुए, 12 वेट जनरेट। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ होगा, पहले वाले के पास कितने इनपुट आए, तीनों इनपुट आए ना, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस बायस प्लस एक्टिवेशन फंक्शन। यहां पर हुआ, यही काम कहां होगा, यहां पर भी होगा, यही काम यहां पर भी होगा, और यही काम। अब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो वैल्यूज निकलेंगी वो अगेन ये वाला न्यूरॉन सारों से कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी कनेक्ट हुआ, इससे भी कनेक्ट हुआ, और इससे भी कनेक्ट हुआ। फिर ये वाला न्यूरॉन भी सबसे कनेक्ट हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, एंड देन इससे भी हुआ। फिर ये वाले की बारी आ गई, चारों अगली चारों से कनेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पर वही हुआ। इसके पास अब कितने इनपुट आ रहे हैं, 4, और ये कितने हैं, 4, तो इस दरमियान में कितने वेट जनरेट हुए, 16 वेट जनरेट। और यहाँ पर क्या हुआ भाई, H2 के ऊपर वही हुआ, W1 x1 W2 x2 W3 x3 W4 x4 प्लस बायस, एंड देन इस पर भी क्या हुआ, W1 x1 W2 x2, चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। तो जितना डेप्थ होता जाता है मॉडल, उतना ज्यादा पैटर्न्स को क्लोजली लर्न करने लगता है। इन वर्ड्स को समझिएगा, इस कि जितनी डेप्थ बढ़ाते रहते हैं हम, मॉडल की पैटर्न्स को लर्न करने की ताकत क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो अब मसला ये है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो मॉडल कैसा चाहिए होता है, बड़ा तगड़ा चाहिए होता है। हाँ, बड़ा तगड़ा मॉडल है तो हम तो बड़ी बड़ी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स लगा दें ताकि मॉडल बड़ा तगड़ा हो जाए और काम हमारा आसान हो जाए। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, ओवरफिट हो जाएगा मॉडल। याद करो कि अगर ज्यादा लर्निंग कराएंगे, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लर्न कराएंगे, तो मॉडल क्या हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा। ठीक है, ओवरफिट होने की वजह से या तो बायसनेस होगी या फिर वेरिएंस उसके अंदर बढ़ जाएगा। इन पे हम और डिस्कशन करेंगे आगे, चलते हैं अभी आगे। तो जब ये बात अब समझ में आ रही है कि दिस लेयर इज नॉट अ सिंगल प्लेट, बट यहाँ पर क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, और हमारा जो इमेज है ये इनसे कनेक्ट हो रहा होगा।
फिर इससे आउटपुट निकल के इनसे कनेक्टर होगा ना, आखिर में जो है वो आउटपुट लेयर पे हमारे पास आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा होगा लाइक दिस। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, ज्यादा डिटेल के बारे में अभी नहीं सोचे, अभी सिर्फ आर्किटेक्चर को समझ लें, लेयर को समझ लें, इन चीजों को समझ लें, इतना काफी है। अब यहां देखो, ये तस्वीर देखो, भेजा तो हमने 4 था है, लेयर 1 में ये ख्याली है, वैसे ख्याली नहीं एक्चुअल भी हो सकती है, बिकॉज हम लेयर्स को विजुलाइज कर सकते हैं, लेयर्स के जो आउटपुट हैं उनका विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उनके प्लॉट कर सकते हैं, तो प्लॉट करके निकाला गया होगा। ये 4 था जो पहले न्यूरॉन पे पहुंचा, सारी कैलकुलेशन होने के बाद ये बन गया, यहां बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है कि जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट के ऊपर लर्निंग की जा रही है, और वो जो लर्निंग है वो आगे पास ऑन हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मुसीबत है, वो पहले 4 अच्छा था, ये अब 4 अच्छा है? तो मसला ये है कि वो 4 आपके लिए है, मशीन के लिए वो 4 नहीं है। मशीन के लिए क्या होगा, वी विल सी, मशीन के लिए वो क्या होगा, ये इनपुट मशीन में कैसे जा रहा होगा, क्या तस्वीर ही जा रही होगी? ना बाबा ना, तस्वीर का तो कहते हैं ना अंडा घोटाला, वो बना के भेज दिया, तो उसमें से लर्निंग हो रही है। तो इसको आप अपनी आंख से नहीं देखें, ठीक है? अगर आप अज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप अज्यूम कर लें कि आप अंधे हैं, और फिर आपको इमेज दी जा रही है, तो बोलेगा इमेज तो नजर नहीं आ रही मुझे, मैं क्या बताऊं? बात सारी यही। फिर आपको क्या दिया जाएगा? फिर आपको इमेज नंबर्स में दी जाएगी, ठीक है? चलें अभी चलते हैं इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली जो है फाइनल लेयर के ऊपर क्या निकल आता है हमारे पास? आउटपुट निकल आता है। देखो जी, ये जो 3 तस्वीरें हैं ये फ्लो है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द डेरिवेशन, कर भी लेंगे एक छोटी सी डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, लेकिन हम ब्लॉक डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसी की हमें जरूरत भी है। हाँ, अच्छा देखो, मॉडल को ट्रेनिंग तो हम ही कराते हैं। अब एक बंदा जो कभी चिड़ियाघर ना गया हो, ठीक है, आप उसे ले जाएं चिड़ियाघर में और वहां पर गधा खड़ा हो, उसे बोलेंगे भाई ये शेर है, तो ठीक है, वो आइंदा क्या बोलेगा उसको? तो हम तो ट्रेनिंग करा रहे हैं ना उसकी, तो हम ही बता रहे होंगे भाई तुम्हें जो पिक्चर दी है वो क्या है, तुम लर्न करो कि ये जो ये पिक्चर क्या है, 4 है और उसके ये पैटर्न है, ताकि आइंदा जब पैटर्न आए ऐसा, तो क्या बोलना तुम? तो ट्रेनिंग तो हम ही करा रहे हैं ना, तो इसलिए हम लेबल्ड डेटा देते हैं ना, इसलिए यहां पर देखो बताया जा रहा है कि भाई इन 10 डिजिट्स में से कोई नंबर हो सकता है। तो उसने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है हाईएस्ट, 4 की आ रही है, तो ये डिजिट क्या है? 4 है, ठीक है? और अगर कोई एड़ी बेड़ी तस्वीर भी हो, आप उसको भी बोले यार 4 है, तो मॉडल उसी 4 मानेगा ना, वो तो हमारी ट्रेनिंग कराने पर है। समझ रहे हैं बात? हमारी ट्रेनिंग कराने पर है। तो दिस पिक्चर, व्हाट सेज दिस पिक्चर, कि भाई इनपुट आया, इनपुट आया लेयर में, लेयर ने वेट जनरेट किए, वो इनपुट से क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए, वेट मल्टीप्लाई हुए, बायस लगा, वो लगा, सारी कहानी यहां पर हो गई। देन वो इनपुट निकला और अगली आउटपुट निकला, और अगली लेयर के लिए क्या बन गया? इनपुट बन गया। अगली लेयर में दोबारा वेट जनरेट हुए और सारी कहानी हुई, और एक आउटपुट निकल आया वाई डैश, ठीक है? ये तो हो गया मॉडल। अगला स्टेप क्या होता है कि जब आउटपुट आते हैं तो वी एक्चुअली कंपेयर द आउटपुट विद ओरिजिनल वन, है ना? तो आ जाओ इधर,
जो प्रिडिक्शन आई है उसे ओरिजिनल डेटा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा, यानी एरर निकालना पड़ेगा, जिसको हम एरर कहते रहे हैं। अब वो यहां पर क्या कहेंगे, उसे हम लॉस कहेंगे। और ये कौन कैलकुलेट करके देगा लॉस, कोई लॉस फंक्शन होगा, लॉस का फंक्शन बनाएंगे या बना हुआ होगा, और वही हमें लॉस कैलकुलेट करके देगा और क्या बताएगा हमें कि भाई लॉस स्कोर जो है वो कितना है। ठीक है। अब अगर एक जानवर की तस्वीर आपको पट्टी बांध के दिखाई जाए और बताया जाए भाई इसकी 4 टांगे हैं और यूं है यूं है, और आप बोले यार ये तो दुम्बा है, ठीक है, ओरिजिनल में वो क्या था, गधा था, तो समहाउ आपने ये तो आइडेंटिफाई कर दिया कि यार जानवर है, 4 टांगों वाला, इंसान तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेकिन रिजल्ट आपका शायद 10% ही सही होगा, तो लॉस कितना आएगा उसमें, 90% आपका आंसर जो है वो क्या है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, 90% जो है वो आपका आंसर क्या हुआ है, लॉस ज्यादा हुआ। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा, या मशीन लर्निंग टर्म में कहूँ कि अपनी लर्निंग को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से जाके जो है ना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप सही आइडेंटिफाई कर सकें। तो लॉस, अब ये जब लॉस आता है तो दिस लॉस बिकम्स अ फीडबैक सिग्नल, जो मैंने ऊपर जिक्र किया कि यही नेटवर्क को बताता है कि भाई लॉस इतना ज्यादा है, आपने क्या करना है। पिछली क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था, कमरे में जाएं और किसी जगह को ढूंढना है, किसी चीज को ढूंढना है, और आप अंधे हैं तो पहला कदम उठाएंगे तो नंबर की शक्ल में आपके पास कैलकुलेशन आएगी कि पहले जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से ज्यादा इंक्रीज हो गया डिस्टेंस, तो इसका मतलब आप टारगेट से क्या हो गए, दूर हो गए, तो इसका मतलब लॉस बढ़ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और चेक करेंगे वो टारगेट करीब, उसने कहा करीब हो गया हूं। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसी से फीडबैक मिल रहा है ना आपको कि यार आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है, समझ रहे ये बात। तो इसके लॉस स्कोर से भी इसको क्या पता चल रहा है कि भाई मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। तो दिस लॉस स्कोर ये जाता है किसके पास, ऑप्टिमाइजर के पास। अभी तक ये वर्ड आपने नहीं सुना मशीन लर्निंग, फर्स्ट टाइम, ऑप्टिमाइजर। दिस ऑप्टिमाइजर इज द बैकवर्ड प्रोपोगेशन। क्या है ये, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, कि ये रिवर्स डायरेक्शन में बैकवर्ड जाते हुए तमाम वेट्स को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। किसको, लेयर में जितने वेट्स जनरेट हुए हैं, एंड वी विल सी कितने वेट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेट्स को एडजस्ट करेगा। याद करो हम एक लाइन लगा रहे थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में, हमारा एक m नहीं एडजस्ट हो रहा था कि यार मैं कहां सही करूं इसको, एंड इट एडजस्ट मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो ये एडजस्ट करेगा ऑप्टिमाइजर्स तमाम वेट्स को, और दोबारा से क्या आएगी भाई, प्रेडिक्शन आएगी, दोबारा से क्या आएगी, प्रेडिक्शन आएगी, और दोबारा लॉस स्कोर कैलकुलेट होगा, और फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लॉस क्या ना हो जाए, मिनिमम होके, मिनिमम होके दोबारा बढ़ना ना शुरू हो जाए। याद करो, मैं चलते 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 वहां तक पहुंचा पहुंचा पहुंच के क्योंकि मैंने लर्निंग स्टॉप नहीं करी है, मैं चलता चले जा रहा हूँ, दोबारा बढ़ जा रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा यार किस जगह पर जो है वो क्या हुआ है, मामला खत्म करना चाहिए मुझे। अच्छा अनाउंसमेंट कर देना रोज भाई, आ जाए। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए बस। तो ये शुरू से यही चल रहा है।
जो आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस कोड को जो है कौन सा ग्रुप है हमारा? ओके चलिए आप लोग ये आगे मंडे से कल तो आप लोगों की क्लास नहीं होगी आप लोग मंडे और 9 10 कौन सा वाला ग्रुप इनका था भाई? ये वाला है 16, 5 से 7 ट्यूसडे थर्सडे लिखा हुआ है इसमें मैंने। ठीक हो गया। MWF 5 से 7 है, 5 to 7, 5 to 7। तो आप देखो जरा यहाँ पर, चलो चलो वापस आ जाओ, टाइम कम है। इनिशियली द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर असाइंड रैंडम वैल्यूज। जब शुरू होता है काम तो वेट्स क्या असाइन होते हैं? रैंडम। ये मैंने पिछली दफा बात की थी, रैंडमली आप सर्चिंग शुरू करें, कहां से शुरू करूं। सो द नेटवर्क merely implements a series of random transformation। लिहाजा जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो वैसे ही कोई रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, रैंडम जो है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो कि रैंडम ही जाके फिट बैठ जाए। हाँ, तो मैं आपसे कहूँ यार डब्ल्यू की वैल्यू ये डाल दो, हो सकता है वही फिट हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस ये होते हैं कि जो पहली दफा जब कहानी शुरू होगी तो जो रिप्रेजेंटेशन होंगी, जो वो लर्निंग करेगा, वो क्या होगी भाई? रैंडम ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेचुरली इट्स आउटपुट इज फार फ्रॉम व्हाट इट शुड आइडियली बी। इसका जो आउटपुट आएगा वो आइडियल आउटपुट से क्या होगा? दूर ही होगा, सारे डिस्टेंस ज्यादा आएगा। एंड द लॉस स्कोर इज अकॉर्डिंगली हाई। समझ में आ रही बात? तो रैंडम में चांस ये है कि लॉस स्कोर क्या आएगा, बट विद एवरी एग्जाम्पल द नेटवर्क प्रोसेसेस। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क आगे बढ़ता जाता है, द वेट्स आर एडजस्टेड इन द लिटिल इन अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन। देखो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, इन दो वर्ड में पूरी कहानी छुपी है जो मैंने आपको पिछले बताई थी। वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन। क्या मतलब? याद करो मैंने क्या कहा था, अगर वो कोशिश करेगा कि मैं जल्दी जल्दी टारगेट तक पहुंच जाऊं तो क्या हो सकता है? बड़े कदम उठाने से वो टारगेट को छोड़ के आगे भाग सकता है, वो करीब नहीं पहुंच पाएगा उसके। तो इसलिए वो क्या करेगा? स्टेप क्या लेगा? लिटिल लिटिल लिटिल, इसीलिए वर्ड लिटिल है यहां पर। करेक्ट डायरेक्शन। अब स्टेप तो ले रहा है, लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में कैसे पता चला था कि भाई मैं आगे गया, स्कोर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? पीछे जाऊंगा, स्कोर क्या होने लगा? कम होने लगा, कम होने लगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी मिल गई। अब ये जबानी तो बता रहा हूं, ये दोनों चीजें कैलकुलेटेड होती हैं यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस।
जो पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल की सॉल्व होती है एंड देन ये कैलकुलेट होता है, तो कर लेंगे उसको, ग्रेडियंट डिसेंट जो कहलाता है हमारे पास। This is the training loop which repeated sufficient times, typically tens of iterations of thousands of examples yield weight and value to minimize loss function। ये बार बार होता है, जिससे क्या होता है, फंक्शन लॉस मिनिमम कर देता है। हाँ हाँ, वो कल उसका नहीं आया था, हाँ ले बैठा देना, कहाँ बैठा। A network with a minimal loss, ऐसा नेटवर्क जिसमें लॉस कम हो, इज वन फॉर विच आउटपुट्स आर एज क्लोज एज दिस कैन बी टू एज द टारगेट। जिसका लॉस कम होगा इसका मतलब क्या है कि उसका आउटपुट जो है वो ओरिजिनल के क्या हुआ है, करीब हुआ है। अ ट्रेन्ड नेटवर्क, और यही क्या कहलाएगा, वेल ट्रेन्ड नेटवर्क कहलाएगा। वंस अगेन इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म दैट वंस स्केल्ड एंड्स अप लुकिंग लाइक मैजिक। इतना सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन इसको जब स्केल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल जादू लगता है, यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं अभी, बगैर ये सारी एआई प्रॉमिस और उससे क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग क्या होती थी, अर्ली न्यूरल नेटवर्क कैसे थे, कर्नल मेथड्स क्या है, ये सारे मशीन लर्निंग की चीजें, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, डिसीजन ट्रीज। फिर बाद में दोबारा न्यूरल नेटवर्क कब आए, ये कब आए, 2010 में। 80s में काम छूट गया था, 2010 में जब ये काम हुआ ना, कौन सा वाला, एक्टिवेशन फंक्शन वाला, तब वहां से जो है वो बूस्टअप मिला इसको। अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूं, तब सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, केरस यूज होती है। कैफे, फास्ट एआई, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, सबसे ज्यादा जो न्यूरल नेटवर्क के लिए लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है वो केरस। साइकिट लर्न में भी आप लगा सकते हैं न्यूरल नेटवर्क, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मशीन लर्निंग में जो ये स्टेटस है, साइकिट लर्न ज्यादा हाई। मैं क्या करने जा रहा हूं, हार्डवेयर आ गया वजूद में बहुत पावरफुल, डाटा आ गया बहुत ज्यादा, ये सारी वो चीजें जिसने सपोर्ट किया, और आज एल्गोरिथम्स आ गए इम्प्रूव्ड, इसने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एआई के अंदर बढ़ा दी। ठीक है, मैं अभी किस पे जा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि भाई ये हाउ डज इट वर्क्स। ये हमारे पास एक डाटा सेट होता है, इसमें कितनी इमेजेस हैं, 70,000 इमेजेस हैं। क्या है भाई, अच्छा इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारे पास एमनेस्ट डाटा सेट है, ये मैंने यहां से जो है ना कोड लिया, मैं इसको यहां पर फ्रॉम tensorflow.keras, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये केरस के फोल्डर के अंदर एमनेस्ट डाटा सेट रखा हुआ होता है। ये एमनेस्ट डाटा सेट है, इस डाटा सेट को लिया हमने और हमने से कहा भी लोड डाटा कर दो, तो मुझे वो 4 चीजें दे देगा, ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेजेस, और याद है सबको ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई। अब पहले एमनेस्ट के डाटा को देख लें, ये है डाटा सेट। कि भाई ये हमारे पास इस तरह से हैंड रिटन डिजिट्स हैं, क्या है, हाथ से लिखे हुए डिजिट्स हैं। हाथ से लिखे हुए क्यों हैं, ताकि वैरायटी क्रिएट हो, लिखाई में क्या लिखे, वैरायटी क्रिएट हो, और ये हैंड रिटन डिजिट्स को हम क्लासिफाई कर सकें। ये इमेजेस हैं जो कितनी हैं, 70,000 इमेजेस हैं। ज़ाहिर 70,000 में से अगर आप 10 डिजिट में डिवाइड कर लें और डाटा अगर बैलेंस हो तो जीरो कितने होंगे, 7,000, 1 कितने होंगे, 7,000। हर कैटेगरी कितनी होगी, 7,000 होगी, है ना। अब ये जो डाटा है बेसिकली जब मैं लोड कर रहा हूं, तो ये डाटा इमेज की सूरत में शायद आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको नंपाई एरे की सूरत में। किसकी सूरत में, अच्छा
सबको पता है कि इमेज जो होती है वो किससे फॉर्म होती है भाई? पिक्सल से। हाँ, क्या होती है भाई? इमेज पिक्सल्स लाइक दिस। हाँ, जो भी इमेज होती है बेसिकली वो पिक्सल होता है। पिक्सल की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है? 0 से लेके 255। जीरो कैसा होता है? ब्राइट पिक्सल व्हाइट, और 255 क्या होता है? ब्लैक पिक्सल, बिल्कुल अंधेरा। दरमियान में पिक्सल्स की कॉम्बिनेशन से RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन से, RGB नहीं होता सिर्फ, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से सारी पिक्चर जो है वो क्रिएट होती हैं। तो इसी जो पिक्सल वैल्यूज को नंपाई एरे बना लेते हैं, ठीक है। याद करो, आपसे मैंने काम कराया भी था एक दफा शुरू में, जब नंपाई किया था कि इमेज ले लो, उसको नंपाई एरे में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो सेम काम है यहाँ पे। जब मैं इसको लोड करता हूं, नहीं इतना टाइम लेगा, वो भी कनेक्ट हो रहा है, बस सर्वर पे होंगे, चले जाएगा बस। तो 10,000 इमेजेस टेस्टिंग में डाल देता है वो, 60,000 इमेजेस जो है वो ट्रेनिंग में डाल देता है। तो अब हमारे पास ये लोड हो गया है। मैं कहता हूं कि ट्रेन इमेजेस, इसका 0 इमेज दिखा दो, तो यहाँ इमेज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? आप अपने ब्राउजर पे कर रहे होंगे तो शायद ये इमेज यू नजर नहीं आए। ये कोलैब ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि आपको इमेज नजर आ रही है। बट अगर मैं शो डाटा करूं तो व्हाट आई सी हियर इज दिस, ठीक है। और इमेज का साइज कितना है? 28 बाई 28 पिक्सल। कितनी बड़ी इमेज होगी? इतनी बारीक सी इमेज होगी, बहुत छोटी सी, 28 बाई 28, बहुत छोटी सी पिक्सल होगी। तो 28 बाई 28 पिक्सल की ये ग्रे स्केल इमेज है। कैसी इमेज है? ग्रे स्केल इमेज क्या होती है ना? नहीं, ग्रे स्केल इमेज होती है। ब्लैक एंड, उसमें कलर्स नहीं होते। ब्लैक एंड व्हाइट इज अ कलर, ठीक है। जो कलर्ड इमेजेस होती हैं उनके 3 स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? 3 स्केल होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। उनके अंदर उसकी एरे में डायमेंशन भी कितनी आएंगी? 3 डायमेंशन आएंगी। यहाँ कितनी डायमेंशन आ रही है? 2 डायमेंशन आ रही है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी होगी तब भी उसकी कितनी डायमेंशन आएंगी? 3 डायमेंशन आएंगी। तो 2 डायमेंशन अगर आ रही है तो इसका मतलब वो इमेज जो है वो ग्रे स्केल इमेज है। एंड ग्रे स्केल इमेज इज अ ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कहेंगे। हम क्या कहते हैं? कैसी इमेज कहेंगे उसे? ग्रे स्केल कहेंगे उसे। ब्लैक एंड व्हाइट कह दिया तो कलर शामिल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये इमेज है क्या? मैं इसका लेबल चेक करता हूं। वैसे तो हमें नजर आ गई थी, पर उसके आगे जो है इस इमेज का लेबल क्या है? क्या है अभी? 5 इमेज की, ठीक है। ट्रेन इमेज, ट्रेनिंग में जो 0 इमेज है, ठीक है, उसका लेबल क्या है और वो इमेज क्या है बेसिकली, वो क्या है भाई? यहां नजर आ रहा है हमें। ये अब देखो, किसी मेरे जैसी राइटिंग वाले बंदे ने लिखा है 5, इसीलिए हैंड रिटन लिए, सही है। मैं तो उसको 3 भी पढ़ सकता हूँ, घुमा दिया शायद। तो इसी तरह हमारे पास टेस्ट में डेटा है, ट्रेन में डेटा है। ये बात समझ में आ गई? एक पिक्सल समझ में आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? ये डेटा लोड करके देखते हैं कि बेसिकली ये डेटा है किस फॉर्म में हमारे पास। ट्रेन इमेजेस का शेप क्या है? क्योंकि वो नंपाई एरे है, और नंपाई एरे कितने डायमेंशनल आ रही है? 2 है। ये 2 कहां से भाई, क्या हो गया? 3 डायमेंशनल है। तो ये कैसे रखी हुई होंगी इमेज?
ये बिल्कुल ऐसे ही रखी होंगी, लाइक दिस। लेकिन मैं इधर बता दूं कैसी होंगी। अगर कोई डाटा 3 डायमेंशन में है तो कैसा होगा। एक इमेज, इसका साइज कितना है बाबा, 28 बाई 28, ठीक है। ऐसी हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, 60,000, 60,000। तो ये 60,000 इमेजेस यूं रखी हैं एक दूसरे के, जस्ट लाइक एल्बम, जस्ट लाइक एल्बम के एक एक पेज उठाते जाएं। और तो अब ये कितने डायमेंशनल बन गया भाई, जल्दी बोलो सब लोग, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। ये हो गया हमारे पास 3 डायमेंशन। क्या चीज हमने नंपाई एरे में पढ़ा था, ये हमारे पास हो गया 28, ये हो गया 28 जो एक इमेज का साइज है। और ऐसी कितनी इमेजेस है हमारे पास, 60,000 इमेजेस, ठीक है भाई। तो हमारा ये शेप क्या बन गया, 60,000 कॉमा 28, 28। क्लियर है बात, हाँ डन है ना ये बात। तो इस तरह हमारे पास ये इमेज जो है यहां हमें नजर आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, टेस्ट इमेज भी ऐसे ही होगा, उसकी भी अगर पूरे डेटा की शेप देखें तो उसमें कितने आ रहे होंगे भाई, 10,000 आ रहे होंगे, 28 बाई 28। इसी तरह लेबल्स को अगर आप देखेंगे, ट्रेन के लेबल्स को, तो ट्रेन के लेबल्स की तादाद भी कितनी होगी, 60,000, 60,000 का वेक्टर, याद है वेक्टर। और अगर लेबल्स को वैसे ही देखूं तो क्या नजर आ रहा है मुझे, पहली इमेज 5 है, दूसरी इमेज 4 है, तीसरी इमेज 0 है, 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं आखिरी इमेज उठा के अगर देखूं डेटा में से तो वो 8 आनी चाहिए। क्या लिखूं, ट्रेन इमेजेस माइनस क्या भी 8, सही है। देन अब यहां पर देखो एक मॉडल बनाया गया, भी बहुत छोटा सा मॉडल है, ठीक है, बहुत छोटा सा मॉडल है। क्या बोला गया अभी, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट कैरेस फ्रॉम, मैं इसको हटा देता हूं, देखो क्या किया गया। टेंसर फ्लो डॉट कैरेस में से लेयर्स इंपोर्ट की, मैं एक इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एस, और टीएफ में से मैंने उठाया कैरस, फ्रॉम, मैं अभी कुछ समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूं काम। हम्म, मैं जो मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूं वो अभी मैं सीक्वेंशियल मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूं। कैसा मॉडल, अभी इसको हटा दे नीचे वाले को, इसको बाद में समझाऊंगा क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने टेंसर फ्लो से बोला भी मुझे लेयर्स दे दो और मुझे मॉडल्स दे दो। मैंने मॉडल्स में से कौन सी क्लास उठा ली, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मॉडल क्या होते हैं, जिसके अंदर एक लेयर के बाद एक लेयर कंटिन्यूस चलती जाती है, मतलब हर लेयर सीक्वेंस में होती है,
मॉडल डॉट एड लेयर डेंस, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या है। हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया, हमने क्या बनाया भाई, एक अदद मॉडल बनाया। ठीक है, एक अदद मॉडल क्रिएट किया, एम्प्टी मॉडल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, एम्प्टी मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अंदर मैंने क्या ऐड करी, एक लेयर, लेयर की भी कौन सी टाइप ऐड करी, लेयर्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक लेयर मॉडल की ऐड कर दी। ठीक है, और इसकी टाइप क्या है अभी, डेंस लेयर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा हमने, एक्टिवेशन फंक्शन लगाना रेलू, यानी जब इस मॉडल के पास आउटपुट आ जाएंगे तो क्या एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, रेलू। अभी रेलू की बाद में बात करेंगे, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो जैसे जैसे फिर रिसर्च आगे बढ़ती रही, नए नए एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं वो इजाद होते गए। एंड यू सी रेलू, उसके बाद ईलू, उसके बाद पीलू, हाँ हाँ सारे ऐसे ही हैं भाई, गीलू, ग्लू, ये सारे मैथमेटिकल नाम है। ठीक है, रेलू इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, इसी तरह ईलू इज एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। तो हर फंक्शन अलग अलग तरह से काम करता है, बट काम क्या है उसका, लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करना। सॉफ्टमैक्स एक एक्टिवेशन फंक्शन ये है कि इसके पास जो भी आंसर्स आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देता है। क्या कर देता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, कोड तो कर लिया था भाई। ठीक है, मॉडल क्रिएट हो गया। ये मॉडल का आर्किटेक्चर क्रिएट करना इज एक्चुअली स्किल नाउ, कि आप आर्किटेक्चर सोचें क्या, कितनी लेयर्स लगाऊं। अभी हमने जो आर्किटेक्चर सोचा है उसमें सोचा ये है कि हमारी जो इनपुट आएगा उसके आगे जो लेयर खड़ी होगी उसमें कितने न्यूरॉन होंगे, 512। कितने, छोटे नहीं है ये, ज्यादा है ना, पहली लेयर में। और दूसरी लेयर में कितने होंगे, 10 न्यूरॉन होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम कंपाइल करते हैं और यहां हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। अभी मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ हम पहले रन कर लेते हैं। लॉस कैलकुलेशन बताया, लॉस फंक्शन कौन कौन सा होगा, स्पार्स, कैटेगरिकल, क्रॉस एंट्रोफी, और ऑप्टिमाइजर होगा रूट मीन स्क्वायर, और मैट्रिक्स होगी एक्यूरेसी। हम एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल हमने पढ़ा हुआ है, वो भी लगा सकते हैं। देन थोड़ी इमेज को रीशेप किया हमने, या चलो टाइम हो गया लेकिन फिर भी हम मॉडल को फिट कर देते हैं। मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मॉडल मैंने फिट किया। देखो ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है ना। ठीक है, जैसे जैसे मॉडल आगे बढ़ता जा रहा है लॉस क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे तस्वीरें उसके बाद जाती जा रही हैं लॉस क्या होता जा रहा है। अब एक बार मॉडल को डाटा फीड किया, उसने बैक प्रोपोर्शन लगाया, फिर दोबारा डाटा फीड किया, 5 ईपॉक चले, इसका मतलब डाटा 5 दफा मॉडल को फीड किया गया। एंड नाउ यू सी, यार एक लेयर का मॉडल है ये, कितनी लेयर का,
एक्यूरेसी देखो, इमेज क्लासिफाई कर दिया उसने 98% एक्यूरेसी। दिस इज द पावर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एक लेयर का मॉडल है सिर्फ, ठीक है। इसको हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे दोबारा।